हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और कैसा गया आप सबका पेट का एग्ज़ाम? तो पेट के एग्ज़ाम के बाद ये मेरी शायद पहली या दूसरी क्लास होगी। मुझे ठीक से याद नहीं है कि ये वीडियो आपको कब मिलेगा। चूँकि वैसे मैं बता देती हूँ, ये पेट के एग्ज़ाम के बाद मेरा सेकेंड डे है। तो मैं ये दूसरे दिन वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि हम एलटी ग्रेड का जो हमारा पढ़ाई है और जीआईसी की वो हम प्रवक्ता वाली शुरू कर दें। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों का कंबाइंड बैच अब आपको चलेगा। अब जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी वो एलटी ग्रेड और जीआईसी वाली मिलेंगी। तो उसमें जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको एनसीईआरटी करा रही थी, और मैंने अभी ना मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, एवं ठीक हो गई थी, लेकिन मैं पेट का एग्ज़ाम जब कल देने गई तो चूँकि सेंटर मेरा भी जैसे आप सबका दूर दूर पड़ा था वैसे मेरा भी पड़ा था, और पहले से ही जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं तो तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई थी, ज़्यादा ठीक नहीं हुई थी। और चूँकि धूप और पानी नहीं पीने की वजह से मुझे वापस से कोल्ड हो गया और वापस से मुझे कफ़ भी हो गया है, तो खांसी हो रही है, ज़ुकाम हो गया है बहुत। तो उस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि जो पेट में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं आपको प्रोवाइड करा पा रही थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई। तो अब ये गलती नहीं होगी, जैसी भी आवाज़ निकलेगी, जैसा भी मुझसे हो सकेगा वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। बस आपको मेरी ये खुच के साथ खांसी वासी के साथ एडजस्ट करना होगा। अब तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जहाँ बता रही थी आपको कि हम एसएसटी में 6 क्लास की हमने कंप्लीट कर ली थी, और अब हम 7 क्लास में पहुंचने वाले हैं। तो वो वीडियो तो आपका चलेगा ही चलेगा, मतलब वो क्लास आपकी एक आएगी परमानेंट। तो 7 क्लास की हम उसमें एसएसटी पढ़ेंगे, लेकिन 6 क्लास की कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उसको भी देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब मैं आपको ये देखिए संपूर्ण एनसीईआरटी सार है, जो कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का वन लाइनर है। तो इसमें ये आप बुक देख सकते हो, एनसीईआरटी सार की भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसमें हम वन लाइनर पढ़ेंगे, और इसमें क्लास 6 से हम क्लास 12 तक का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये लेटेस्ट बुक ही है आपकी, और ये मुझे एक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड हुई है। तो मैं वही बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हर किसी का, मुझे जहाँ से जो भी कंटेंट प्रोवाइड हो पाता है और उसे मैं खुद पढ़ पाती हूँ और आप तक पहुँचा पाती हूँ। तो जिससे भी हमें जो प्रोवाइड हो रहा है उसका धन्यवाद करना तो भाई बनता है, क्योंकि सामने वाला जब हमें चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है तो हमें सिर्फ उसको पढ़ना है। और मैं ये करती हूँ कि मैं पढ़ने के साथ आपके साथ साझा करती हूँ। आप चाहो तो चैनल्स पे जाकर भी उनके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और ख़ुद से भी पढ़ सकते हो। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करो, चाहो तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ लो, चाहे आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लो, ठीक है। तो मैं आज से ये शुरू कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं इकनॉमिक्स भी शुरू करूँगी, और इसके 4 पार्ट 4 हैं बुक्स, मतलब ये इनकी जो है यूथ कॉम इन लोग की एनसीईआरटी साहब, ये इनकी 4 बुक्स हैं। तो इसमें आपका पहला मैं ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से शुरू कर रही हूँ, और दूसरा आपका इकनॉमिक्स शुरू करूँगी मैं, ठीक है। उसके साथ फिर उसके बाद आपका हिस्ट्री है और ज्योग्राफी भी है। तो पहले मैं इकनॉमिक्स और आपका ये कराने वाली हूँ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो आज हम इसको शुरू करेंगे। तो आप वन लाइनर है देख सकते हो, क्लास 6 से 8 तक की। तो आज की ये पहली क्लास है हमारी, ठीक है। ये देखिए ये चैनल है, आप चाहो तो इनके चैनल से आप इसको बुक को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसमें ना सूची देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे,
ठीक है। भारतीय संविधान के मूल तत्व तो जितना एनसीईआरटी में बेस्ड है आपका 6 से 8 तक वो पूरा इसमें कंटेंट दिया हुआ है। तो हम एक तो मैं आपको एनसीईआरटी की जो बुक है वो तो कंप्लीट कराऊंगी, साथ ही आपका ये वन लाइनर के फॉर्म में भी तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 118 पेजेस हैं, तो हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे, जितना हो सकेगा उतना जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि हम बुक को 1 से 2 बार पढ़ पाएँ या फिर मैं आपको नया नया कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ। तो एक ही बुक को तो मैं दोबारा नहीं आपको दूंगी, मतलब दोबारा से नहीं रिपीट करा पाऊँगी लेकिन मैं दूसरी बुक्स देख सकती हूँ, आपको और कंटेंट प्रोवाइड करा सकती हूँ। वन लाइनर है, प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, मेरे पास प्रैक्टिस सेट भी हैं, तो मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको बाद में कराऊंगी जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक होगा। और बुक्स हैं, तो हम जितना कंटेंट होगा एलटीकेट और जीआईसी का मैं वो सारा आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी, अलग अलग बुक्स के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, वन लाइनर के माध्यम से। अगर मुझसे हुआ तो मैं बोर्ड के माध्यम से, जैसे मैं बोर्ड पर आपको कराती हूँ, मैं वैसे भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। जो मेरे खुद के नोट्स हैं उन नोट्स को भी मैं आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, तो मैं खुद भी नोट्स बनाती हूँ, तो मैं उससे भी आपको पढ़ा दूँगी। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इसकी जानकारी दे रही हूँ तो आज से हम 2 चीज़ें शुरू कर रहे हैं, याद रखिएगा। एक तो हम ये पॉलिटी वाला पोर्शन शुरू कर रहे हैं, मतलब एक बुक हम ये शुरू कर रहे हैं, दूसरी हम इकोनॉमिक्स की बुक शुरू करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाली। तो 2 सब्जेक्ट मैं लेके चल रही हूँ। जब ये 2 फिनिश हो जाएंगी इसके बाद आपकी हिस्ट्री की आएगी और ज्योग्राफी की आएगी। ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कब तक ख़त्म करते हैं। हमारे ऊपर क्या, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसे कब तक ख़त्म करा पाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, यानी स्टडी विद अनु में नए हैं, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। जितना हो सकता है उतने टॉपिक कवर कर लेंगे, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आधे घंटे से ऊपर का वीडियो ना बनाऊं ताकि अब बोर ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 घंटे का दूंगी, इससे ऊपर का तो मैं कभी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करती हूँ। जब एग्ज़ाम पास आता है तभी मेरे वीडियो थोड़े बड़े होते हैं, वरना मैं आधे घंटे का वीडियो ही देती हूँ ताकि उसे आप 3-4 बार फास्ट फॉरवर्ड में सुन लें तो आपको वो तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहला है भारत का संवैधानिक विकास, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ आए हैं यूपी SSSC में, कब कब आए हैं वो सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यूपीएसआई में आया है, देखो एकदम। तो हम ये नहीं देखेंगे कौन सा कहाँ आया है, इसको हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी के किन किन उससे बने हैं, और ये लेटेस्ट बुक है तो आपका पूरा 23-24 तक का डेटा इसमें आएगा। चलिए, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। ये कहना है भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था, अंतरिम सरकार का नेतृत्व। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो भारत का संविधान जो है सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है सहकारी संघवाद। मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी केंद्र और रियासतों के साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। ठीक है, मॉन्टफोर्ट सुधारों की।
1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे भाई? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष। वो अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो बर्मा को भारत से भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 रखा था। किसने? एम.एन. रॉय ने। तो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था 1934 में। ये क्वेश्चन बनता है कई बार। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 26 जनवरी को पहले स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम सबसे पहले डैश के द्वारा शुरू की गई। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा। वो भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, वो है विनियमन अधिनियम 1773। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत किया गया। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता था। तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। भारत देश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत करी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेज के अनुसार होता था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का वो अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम की संसद का अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके द्वारा ही ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो भाई बंगाल और पंजाब जो हैं वो ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं थे। ठीक है, अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग बना था 1774 में। ठीक है, वो एक्ट जिसके द्वारा बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है मैं इसमें स्टार बना रही हूँ।
ठीक है। वो एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी, तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके द्वारा बंगाल यानी कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। ये कथन है M.A. जिन्ना का। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। तो कांग्रेस ने बंगाल में जो 1935 के अधिनियम के तहत विधानसभा चुनाव कराया गया था, उसमें पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम, जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो चार्टर अधिनियम 1813 ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम था 1833। तो देखो, इसमें आपका ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भाई अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा जो है लेना संभव बनाया था चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक है, नेक्स्ट। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन जो है भारत में 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो देश के लिए लिखित संविधान। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक, ये इम्पोर्टेंट है आपका। स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक हैं रिपन। कौन है? रिपन। तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक माने जाते हैं रिपन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण क्या है? तो इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान आपका वृहद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो भाई कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में। ये इम्पोर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को जो है पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। डैश को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश नाम से जानते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। डैश के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफ़ी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया था। ये इम्पोर्टेंट है। डैश के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक थीं, 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ बाद में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बन गई। तो भारत सरकार 1858 के परिणाम स्वरूप ये हुआ था।
वो डैश था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सत्ता जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी। ब्रिटेन के डैश कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। तो ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया। तो ये लिया गया है 1935 से। ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के द्वारा मान्यता दी गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रांतों में द्वैध शासन डायआर्की के उन्मूलन की संस्कृति 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। भारत सरकार के डैश के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। अब है संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियां। तो हमने कंप्लीट किया आज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियां जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमने एक कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक्स की। और ये बहुत जल्दी मैं पूरी कंप्लीट करा दूँगी वो। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखो, सारा कवर करेंगे। संविधान सभा का गठन, विदेशी प्रभाव, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रस्तावना, उद्देशिका, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राजकीय नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, आपातकालीन उपबंध, संरचना, कार्यप्रणाली, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसदीय समितियां, विभिन्न संविधान संशोधन, वरीयता अनुक्रम, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्य विधानमंडल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, कुछ राज्य हेतु विशिष्ट उपबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, पंचायती राज, नागरिक प्रशासन, सरकारी समिति, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ राज्य लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, भारत का महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता, राजभाषा सेवाएं, प्रमुख आयोग, समिति, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय राज्य सूचना आयोग, लोकपाल लोक आयुक्त, विभिन्न महत्वपूर्ण आयोग, राजनीतिक दलों का गठन, मान्यता, दल परिवर्तन कानून और विविध। और ये कंप्लीट हो जाएंगे। 118 ही पेजेस है। 118 पेजेस हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल संविधान सभा के गठन, कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियों के साथ में। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।